आज हम शुरू करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। आप सर्कल से फेमिलियर हो, आपने हर क्लास में सर्कल्स के बारे में पढ़ा है, जब नहीं पढ़ा था तब भी जानते थे। हाँ, केक जो होता है दैट लुक्स सर्कुलर इन शेप, आपकी जो चपाती होती है वो सर्कुलर शेप की होती है, जो बैंगल होती है। हाँ, हमारे आसपास हमें कितनी जगह पे सर्कल के शेप्स नज़र आते हैं। कोई भी गाड़ी का आप व्हील देखें तो इट इज़ सर्कुलर इन शेप। हाँ, केक है ये सर्कुलर है शेप में, आपके डिज़ाइंस हैं, व्हील है, वॉशर है, कोई भी चीज़ आप अपने आसपास, बॉटल का ढक्कन है दैट इज़ सर्कुलर इन शेप। हाँ, हमारी ईयर रिंग्स पहनते हैं हम, आपके इवन कैमरा जिस पे भी मैं झांक रही हूँ उसके ऊपर भी सर्कल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो आपको हर जगह सर्कल्स नज़र आएंगे, आप अपने आसपास देखें तो बिकॉज हमारे आसपास इतने सारे सर्कल्स हैं तो हमें उनका एरिया भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। उनका एरिया कैलकुलेट करना, उनका सरकमफरेंस निकालना, वो सब फिर हमारे लिए डेली लाइफ के लिए ज़रूरी हो जाता है, जहाँ पर हमें उसकी ज़रूरत है। कैलकुलेशंस में कई बार ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमें उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो यू नो द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। व्हाट इज़ पेरीमीटर? पेरीमीटर मतलब यदि हम एक सर्कल है हमारे पास और उसके आसपास, यदि मेरे पास सर्कल है और हम यहाँ से स्टार्ट करा हमने चलना, हमने इस सर्कुलर पाथ पे यहाँ से चलना स्टार्ट किया और हम इसकी बाउंड्री के अलोंग इस तरह से पूरा बाउंड्री चल करके एक राउंड कंप्लीट कर लें, तो दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन राउंड इज़ नोन एज इट सरकमफरेंस। पेरीमीटर, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में पेरीमीटर कहते हैं, उसको सर्कल के केस में उसका स्पेशल नाम क्या है? सरकमफरेंस। दैट इज सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। यदि हमें कभी भी बाउंड्री वॉल बनानी है, फेंसिंग करनी है, दैट इज़ ऑलवेज डन ऑन द सरकमफरेंस। पर यदि मेरे पास एक सर्कुलर गार्डन है, मुझे उसमें कुछ फूल पत्तियाँ उगानी है, तो वो कहाँ पर होगा? दैट विल बी ऑलवेज हैपन इन दिस प्लेस, जो एरिया है। हाँ, यदि हमको उसको कलर करना है तो हम कलर किस में करेंगे? एरिया में। हमको बाउंड्री वॉल बनानी है, हमको फेंसिंग करनी है, हमें दौड़ लगानी है पार्क में, तो हम दौड़ेंगे कहाँ? सर्कल के सरकमफरेंस पे। ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए क्या यूज़ होगा? एरिया। दिस इज़ होल एरिया। अब आपको पता है कि सर्कल में आपकी क्या क्या चीज़ें होती है। सर्कल में एक तो होता है सेंटर, दूसरा क्या होता है? फिक्स डिस्टेंस। ये आपका क्या कहलाता है? रेडियस। तो ये रेडियस है, ये सेंटर है। ये मेरा एग्जैक्टली नहीं होगा बट दिस इज अप्रॉक्सीमेटली, मान लो कि ये सेंटर है और ये रेडियस है। इस पे हर पॉइंट पे फिक्स डिस्टेंस इज रेडियस। तो हमारे पास यदि सर्कल की रेडियस हो तो हम इसका सरकमफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको ये रिलेशन भी याद है कि सरकमफरेंस एंड व्हाट इज डायमीटर? डायमीटर इज 2 टाइम्स रेडियस। तो 2r क्या होता है? डायमीटर होता है। तो सरकमफरेंस और डायमीटर में क्या रिलेशन है कि हम यदि सरकमफरेंस को डिवाइड करें डायमीटर से तो हमें क्या मिलेगा? वी गेट पाई। व्हाट इज पाई? पाई इज ग्रीक अल्फ़ाबेट। पाई इज रेशियो ऑफ सरकमफरेंस एंड डायमीटर। तो सरकमफरेंस के लिए ये d उधर चला गया। यदि हमें सरकमफरेंस को c से रिप्रेजेंट कर दें तो डायमीटर इज 2r, तो पाई मल्टीप्लाइड बाय 2r। तो आपका सरकमफरेंस का फॉर्मूला ऐसे निकला था कि सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई r। पाई क्या है? पाई इज एन इरेशनल नंबर। आपने 9th क्लास में नंबर सिस्टम में इसके बारे में पढ़ा था कि पाई एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। पर यहाँ पर कैलकुलेशन पर्पज से हम पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 22/7 या 3.14 लेकर के कैलकुलेशंस करते हैं, जहाँ जैसा दिया हो। यदि क्वेश्चन में 3.14 नहीं दिया है तो वी टेक 22/7। हमको नहीं में वैल्यू गिवन नहीं है पाई की तो हम 22/7 लेते हैं। बट इफ़ इट इज़ मेंशन टेक इट इज़ 3.14, तो आपको वही रखनी है। ये बात बिल्कुल याद रखें। आंसर डिफरेंट आता है, पाई की वैल्यू ये लो, आंसर विल बी डिफरेंट, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल ये बात याद रखना कि जो वैल्यू दी है पाई की वही रखनी है। अब हमको यदि इसका एरिया निकालना है तो ये सब बातें आपकी बुक में यहाँ लिखी है। अब द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट CE 476 to 550 gave an approximate value of pi. He stated pi is 62832 divided by 20,000, which is nearly equal to 3.1416. It is also interesting to note that using an identity of the great mathematician,
मैथमेटिकल जीनियस श्रीनिवास रामानुजन, अगेन इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन, 1887 to 1920 of India, mathematicians have been able to calculate the value of pi correct to million places of decimals. तो हमारे यहाँ पहले भी लोग थे जो पाई की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे. बेसिकली व्हाट दे वांट टू शो कि मैथ्स के जीनियस इंडिया में पहले भी थे और बाद में भी थे और अभी भी होंगे, है ना. अभी भी कुछ लोग काम कर रहे होंगे जो बाद के जनरेशन्स पढ़ेंगी. अब क्या बोल रहा है, एज यू नो फ्रॉम चैप्टर 1 ऑफ द क्लास 9 पाई इरेशनल, ये मैंने आपको बता ही दिया. वी जनरली टेक द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, आर 3.14 अप्रॉक्सीमेटली. अब यदि हमको एरिया निकालना है सर्कल का तो हम क्या करें, हम इस सर्कल को बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक कर दें, हम इसके बड़े सारे सेगमेंट्स कर दें. ये सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया. सेंटर से यदि हमने अलग अलग थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया. इन्होंने इसको 16 सेक्टर्स में डिवाइड किया. अब इन सेक्टर्स को इस तरह से अरेंज कर दिया ऑल्टरनेट रख कर कि ये इधर इस तरह से. तो अब आप देखो कि ये टोटल 16 पार्ट्स आ गए. बट ये जो शेप हमको नज़र आ रहा है इस पर यदि हम इस तरह से लाइन बनाएं तो इट अप्रॉक्सीमेटली लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल. थोड़ा सा रेक्टेंगल जैसा हमको दिखता है. एंगल 90 नहीं है बट इट अपेयर्स टू बी रेक्टेंगल. तो हमको यदि इसका एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. तो बेटा इसकी ब्रेथ तो क्या होगी, इसकी रेडियस के इक्वल. व्हाट अबाउट लेंथ, ये आपके टोटल 16 थे पर यहाँ हाफ हो गए. बट इसकी सर्कल की लेंथ क्या थी, सर्कल की लेंथ तो 2πr थी और ये उसका हाफ है. तो हाफ इंटू 2πr, 2 कैंसल, लेंथ क्या हो गई πr और ब्रेथ क्या है r. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, l इंटू बी. तो ये क्या हो गया πr मल्टीप्लाइड बाय r. तो एरिया ऑफ सर्कल कम्स आउट टू बी πr². यू आर फेमिलियर विद दिस फॉर्मूला. ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है. तो आपका सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, πr². तो अब इस पे बेस्ड अब आपको एक एग्जाम्पल दिया है, उससे हम शुरुआत करें कि द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर. यदि हमने सर्कुलर फील्ड को फेंसिंग कर दिया तो ये ऐसा होगा. तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या है, एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर इज ₹5280. तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैसे निकलेगी बेटा, सरकमफरेंस मल्टीप्लाइड बाय रेट. सरकमफरेंस में क्या आ गया 2πr और उसको हम इसके रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो कॉस्ट आ जाएगी. तो हमें कॉस्ट दी हुई है, रेट दिया हुआ है, तो कॉस्ट को रेट से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, सरकमफरेंस दैट इज 2πr. तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट विल गिव यू सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल. क्लियर. तो कॉस्ट कितनी है 5280 रुपीज़ और रेट क्या था 24 रुपीज़. डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, सरकमफरेंस विच इज़ 2πr. अभी आपको क्या चाहिए, अब आपको बोल रहा है कि इस फील्ड को प्लो किया एट द रेट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड और पाई की वैल्यू 22/7 लेना है. अब हमको प्लो करना है तो हमें एरिया चाहिए, तो हमें πr² चाहिए. टू कैलकुलेट πr² यू नीड टू कैलकुलेट r. तो यहाँ पर r कैलकुलेट करने के लिए सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr. r निकालना है, 2π उधर चला गया तो r इक्वल टू क्या हो गया 5280 डिवाइडेड बाई 24. 2π 22, 7 चला गया न्यूमरेटर में. अब कैलकुलेशन कर लेते हैं हम इकट्ठे. तो देखो 2 से कैंसिल हुआ तो क्या आ गया 26, 26 2 52, दिस इज़ 40. हाँ, अब ये आपका जा रहा है 4 + 2 6, 6 11 से, 11 2 22, 11 2 22 बचेगा 4, 44. तो 11 4 44 एंड 0, 24 10 240, 2 से कैंसिल हुआ 5, 5 7 35. तो रेडियस आपकी क्या आ गई 35 यूनिट मीटर ही होगी. तो दिस इज 35 मीटर रेट ऑफ पर मीटर. हाँ, तो आपका रेडियस क्या आ गई 35 मीटर. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया टू बी प्लोड. कितने एरिया में खेती करनी है, इक्वल टू πr². पाई 22/7, रेडियस आपकी क्या ही है 35 × 35. तो 22/7, 7 5 35, 22 5 110 मल्टीप्लाई बाय 35. तो 35 0 एज इट इज़, 35
5 11 5 55, 5 11 3 33 प्लस 5 38, 3850 मीटर स्क्वायर। ये क्या है? एरिया। एरिया आपका इतना है, पर कॉस्ट क्या है? कॉस्ट कैसे निकलेगी? मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट क्या दिया है? 0.50। तो कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट। एरिया 3850 है और रेट आपका 0.50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है। तो ये रुपीज़ में हो गया, इसको डेसिमल हटाओगे अपॉन में 100, ये हो गया 2। 2 से कैंसिल कर दिया 19, 50 का आधा 25, तो 1925 रुपीज़ में आपकी प्लोइंग की कॉस्ट हो जाएगी। 1925 रुपीज़ में यू विल बी एबल टू प्लो दिस फील्ड। क्लियर है ये? अब हम चलें आगे। तब आपकी एक्सरसाइज आ गई है फर्स्ट। इसमें आपको देखो सिंपल बोला है, द रेडाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 9 एंड 19। ये 2 सर्कल है, इसकी रेडियस 9 है मान लो, और इसकी रेडियस 19 है। इसकी रेडियस 9 है, इसकी रेडियस 19 है। अब आपको क्या करना है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज सर्कमफरेंस इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द 2 सर्कल। अब आपको एक ऐसा सर्कल बनाना है जिसका सर्कमफरेंस, जिसका ये सर्कमफरेंस इन दोनों के सर्कमफरेंस के इक्वल हो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 सर्कल हैं जिनकी रेडियस 9 और 19 है। अब आप एक ऐसा सर्कल की रेडियस बताओ जिसका सर्कमफरेंस इन दोनों के सर्कमफरेंस के इक्वल हो। तो इसकी रेडियस को यदि हमने R1 बोला, इसकी रेडियस को R2 बोला, इसकी रेडियस को कैपिटल R बोला, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 किसके इक्वल हो? 2 पाई R के। तो अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बजाय हम क्या देखें? 2 पाई 2 पाई 2 पाई सबके पास है, कॉमन कैंसिल कर दो डायरेक्टली। तो 2 पाई 2 पाई कॉमन लेके कैंसिल, तो ये आपका क्या बचेगा? R1 प्लस R2 इक्वल टू 2 पाई R। 2 पाई 2 पाई कैंसिल, R1 प्लस R2 R के इक्वल है। ये बात समझ में आ गई? तो 1 मार्क के लिए सीधे याद रखना, यदि ऐसा पूछ ले कि ऐसा सर्कल का सर्कमफरेंस बताओ, रेडियस बताओ जिसका सर्कमफरेंस बाकी 2 सर्कल की सर्कमफरेंस के इक्वल हो, तो सिंपली इन दोनों की रेडियस को प्लस कर दें। दैट इज़ 9 प्लस 19 इज़ 28 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस क्या आ गई? 28। यदि इसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर होगी तो इसका सर्कमफरेंस इसका सर्कमफरेंस प्लस इसके सर्कमफरेंस के इक्वल होगा। तो डायरेक्टली 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है कि दोनों का सर्कमफरेंस का सम तीसरे के सर्कमफरेंस के इक्वल हो। रेडियस निकालनी है तो सिंपली रेडियस दोनों की प्लस कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ये कंसेप्ट याद रखना बेटा, 1 मार्क के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द रेडाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 एंड 6। अब क्या बोल रहा है? इनकी जो रेडियस है वो 8, इसकी 6, इसकी 8 है। अब आपको क्या करना है? अब आपको रेडियस ऐसे सर्कल की निकालनी है जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल हो। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे कि पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू पाई R स्क्वायर। इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, इसकी रेडियस हमने ले ली कैपिटल R। तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू पाई R स्क्वायर। नाउ यू गॉट द कंसेप्ट, पाई 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 सबके पास है, डायरेक्टली कैंसिल हो गया। तो सीधे क्या हो गया? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। तो R निकालने के लिए अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर करना है। तो कभी एरिया की बात करें कि दोनों के एरिया का सम नए सर्कल के एरिया के इक्वल है, तो आपको सिंपली क्या करना है? अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, दोनों की स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर करो, ऐड करो, स्क्वायर रूट ले लो। ये 6 है, ये 8 है, पाइथागोरन ट्रिपलेट अब तो याद हो गई ना। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज 10 स्क्वायर। तो रेडियस क्या आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। यूनिट का ध्यान रखना। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ऐड किया 100, 100 किसका स्क्वायर है? 10 का, तो स्क्वायर रूट लेकर 10 सेंटीमीटर आ गया। तो दिस वाज एकदम सिंपल कंसेप्ट है ना, एकदम इजी कंसेप्ट है। अब यदि हमारे पास सर्कल्स के अंदर सर्कल्स हों, इस तरह से, तो आपको क्या पता है? ये रिंग बन जाती है। यू हैव दिस कंसेप्ट कि आपका रिंग बन गई। ये हमारी ऐसे रिंग बन गई,
एक ब्लू कलर की रिंग बन गई। हाँ, इस तरह का जो आपका ये आर्चरी टारगेट होता है, हाँ, डार्ट बोर्ड होता है, तो सिंपली इस रिंग की विड्थ जो है हर क्वेश्चन में आप देखो वो यूनिफॉर्म होगी। मेरे इसमें ऐसा है, पर ये जो विड्थ है ना ये यूनिफॉर्म होगी बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एरिया ऑफ रिंग, यदि मुझे इस रिंग का, ये रेड कलर की रिंग का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँ, इस रेड सर्कल में से, इस सर्कल के एरिया में से इस ब्लैक सर्कल का एरिया माइनस कर दूँ तो इस रेड कलर की रिंग का एरिया आ जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ रिंग के लिए हम क्या करते हैं, पहले कंसेप्ट समझें फिर क्वेश्चन करेंगे। एरिया ऑफ रिंग आपका क्या होता है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में एरिया ऑफ रिंग क्या होता है, यदि बाहर वाले सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है, अंदर वाले की स्मॉल आर है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। इस सर्कल के एरिया में से ये वाले अंदर वाले सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें वो रेड रिंग का एरिया मिल जाएगा। हाँ, सेम विथ यदि हमको ये चाहिए तो ये ब्लू रिंग चाहिए तो हम इस सर्कल के एरिया में से रेड तक का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ये मिल जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर होता है। यू कैन टेक पाई कॉमन, तो ये एरिया क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और जैसे ही आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आया तो हमें याद आना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको भी क्या लिख देंगे, वी कैन राइट दिस एज पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। तो ये आपका एरिया ऑफ रिंग का कंसेप्ट आपको क्लियर है। हाँ, अब हमने जो बात की, जैसे यहाँ पर आपका ये जो डिस्टेंस है, ये जो रेडियस है, ये जो डिफरेंस है दोनों रेडियस का, तो ये जो डिफरेंस है ना दोनों रेडियस का, ये आर माइनस आर ही तो है। हाँ, ये आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो आर माइनस आर इज द विड्थ ऑफ रिंग। ये बात आप समझ गए कि विड्थ ऑफ रिंग किसके इक्वल होती है, आउटर रेडियस और इनर रेडियस के डिफरेंस के इक्वल होती है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, यदि हम आर माइनस आर की वैल्यू फिक्स है तो मैं इसमें, जैसे इस क्वेश्चन में अभी जब हम करेंगे तो इसमें आर माइनस आर की वैल्यू आपको विड्थ ऑफ रिंग क्या दे रखी है, 10.5 विच कैन बी रिटन एज 21/2। 10.5 21/2 होता है। तो बेटा यहाँ पर आर माइनस आर यदि 21/2 फिक्स है और पाई भी आपको पता है पाई 22/7 है, वैल्यू रख दें तो 22/7 इंटू आर माइनस आर इज 21/2 मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस आर, ये होगा। तो अब देखो क्या हो गया, 7 3 21, 2 से कैंसिल हुआ 11, 11 इंटू 3 33 टाइम्स आर प्लस आर। ये आपका फॉर्मूला किसके लिए निकल आया, उस पर्टिकुलर आपका जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसके लिए हमने एक स्पेशल फॉर्मूला डिराइव कर लिया कि रिंग की विड्थ क्या होगी, 33 टाइम्स आउटर रेडियस प्लस इनर रेडियस। तो हम ये कैलकुलेशन इस तरह से शो कर दें, एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला लिख दें, आर माइनस आर यूनिफॉर्म है, यदि क्वेश्चन में हर केस में विड्थ ऑफ रिंग इज सेम तो हम आर माइनस आर की वैल्यू फिक्स रख करके पाई की वैल्यू 22/7 रख के कैलकुलेशन हमने कर ली तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई 33 टाइम्स आर प्लस आर। अब यदि हमें डिफरेंट रिंग्स का एरिया निकालना है तो हमें सिंपली आउटर रेडियस और इनर रेडियस को प्लस करके मल्टीप्लाई किससे करना है, 33 से। ये बात आपको अभी उतनी अपील नहीं कर रही होगी, अभी जब क्वेश्चन पढ़ोगे देन यू विल गेट द कंसेप्ट कि मैं क्या बात कर रही हूँ। हाँ, ये अभी क्वेश्चन पढ़ने के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा कि हो क्या रहा है। ठीक, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कह रहा है, द फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। अंदर गोल्ड है, फिर रेड कलर है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक है, फिर वाइट है, अंदर से बाहर आपको कलर्स दिए हैं। फिर क्या बोल रहा है, द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। गोल्ड का डायमीटर आपको गिवन है एज 21 सेंटीमीटर।
अभी डायमीटर है तो रेडियस ऑफ गोल्ड क्या हो गई, तो रेडियस ऑफ गोल्ड आपकी हो गई 21/2 मतलब 10.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट उसकी रेडियस क्या है 10.5 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है आगे, एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। हर बैंड 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, मतलब इसकी विड्थ भी 10.5, इसकी भी 10.5, इसकी भी 10.5, ये वाइड की विड्थ भी 10.5, और आपको क्या पता है अंदर की रेडियस भी 10.5। अब आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। आपको सबका एरिया निकालना है, यू नीड टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ईच स्कोरिंग रीजन। ठीक है, हमको हर एक का एरिया निकालना है। तो अब देखो, सबसे पहली बात, जब आपको सबका एरिया निकालना है तो सबसे पहले आपको सबकी रेडियस चाहिए। तो रेडियस ऑफ गोल्ड, गोल्ड की रेडियस हमको क्या दी है 10.5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हमें डायमीटर ऑफ गोल्ड वाज 21, तो रेडियस ऑफ गोल्ड क्या हो गई 10.5। अब आप देखो कि गोल्ड में हम रेड को ऐड कर दें विड्थ, तो हमें क्या मिलेगी, रेडियस ऑफ रेड मिलेगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो रेडियस ऑफ रेड कलर की क्या हो गई, रेडियस ऑफ रेड कलर क्या हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5, दिस इज 10.5 एंड दिस इज ऑल्सो 10.5, तो 10.5 प्लस 10.5 इज 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका उसके आगे ये वाला ब्लू, तो इसमें फिर हम 10.5 ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगी रेडियस ऑफ ब्लू कलर। रेडियस ऑफ ब्लू कलर क्या हो गया 21 प्लस 10.5 दैट इज 31.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो है आपका ब्लैक कलर है, तो रेडियस ऑफ ब्लैक क्या हो गया, ये ब्लू है, हाँ, रेडियस ऑफ ब्लैक क्या हो गया 31.5 में फिर से 10.5 ऐड कर देंगे तो ये हो गया 42 सेंटीमीटर। और लास्ट में आपका रेडियस ऑफ वाइट, तो रेडियस ऑफ वाइट क्या होगा, इसमें फिर 10.5 ऐड किया तो 42 और 10 52.5 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ गई सब कलर्स की रेडियस। हाँ, मतलब यदि हम ये अज्यूम करें कि ये पूरा वाइट कलर का सर्कल है और उसके ऊपर आपने दूसरे सर्कल्स फिक्स कर दिए हैं, तो रेडियस ऑफ वाइट इज़ 52.5 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर। अब हमको क्या करना है, हमको ये पता है कि विड्थ जो है वो फिक्स है। विड्थ ऑफ रिंग्स इज यूनिफॉर्म इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। हमको सबकी विड्थ 10.5 10.5 10.5 गिवन है, तो r माइनस आर, दिस इम्प्लाइज r माइनस आर इक्वल टू 10.5। कोई भी दो कंसेक्यूटिव रेडियस, बाहर वाली को कैपिटल R, छोटी वाली को स्मॉल r लें तो r माइनस आर की वैल्यू 10.5 है। तो एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला हम एक बार लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और इसको हमने आइडेंटिटी लगाई तो ये हो गया r माइनस आर इंटू आर प्लस आर। पाई की जगह आपने रखा 22/7, r माइनस आर की वैल्यू रखी 10.5 इंटू आर प्लस आर। आप 10.5 को 21/2 रख सकते हैं, दैट इज़ ईजी टू कैलकुलेट। तो यदि आप 10.5 की बजाय 21/2 रखते तो देखो 2 से कैंसिल हुआ 11, 7 3 ज़ा 21, तो वैल्यू क्या आ गई 33 टाइम्स r प्लस आर। ये आपका क्या आ गया एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग के लिए हमने एक फॉर्मूला स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन के लिए डिराइव कर लिया, दैट इज़ 33 टाइम्स r प्लस आर। अब हमारी रेडियस हमने यहाँ लिखी हुई है, जो अंदर वाली है इनर रेडियस उसको हम स्मॉल r लेंगे, जो आउटर रेडियस है दैट विल बी टेकन एज कैपिटल R। तो अब सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, एरिया निकालना है गोल्ड का। तो एरिया ऑफ गोल्ड के लिए तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर, सिंपली क्योंकि वो फुल सर्कल है तो उसमें सर्कल का एरिया का फॉर्मूला लगेगा। तो दिस इज पाई 22/7, रेडियस आपकी 21/2 इंटू 21/2। 10.5 से कैलकुलेशन टफ पड़ती है, 21/2 से ईजी पड़ती है। तो 7 3 ज़ा 21, 2 से कैंसिल हुआ 11, तो 21 3 ज़ा 63 इंटू 11, तो 63 दैट इज 693 डिवाइडेड बाय 2।
346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ गोल्ड कलर। गोल्ड कलर का एरिया आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है रेड कलर का। तो एरिया ऑफ रेड रिंग, एरिया ऑफ रेड रिंग इक्वल टू क्या होगा, 33 टाइम्स रेडियस ऑफ रेड प्लस रेडियस ऑफ रेड के अंदर क्या है, गोल्ड। हाँ, आउटर रेडियस और इनर रेडियस को प्लस करना है। आउटर रेडियस आपकी कौन सी है, गोल्ड की, रेड की है, और इनर रेडियस क्या है, RG। तो 33 टाइम्स रेडियस ऑफ रेड इज 21 एंड रेडियस ऑफ गोल्ड इज 10.5। तो 21 प्लस 10.5 दिस इज 33 टाइम्स 31.5। हाँ, डेसिमल हटाएंगे, अपॉन में एक 10 आएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़ा 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 2 से इसको कैंसिल कर दिया, 31 मैं क्या कर रही हूँ, फिर से 31.5 ही ले आई, इट वॉज यूजलेस। हाँ, तो ये यूजलेस से बजाय सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 31.5 और 33 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो गया, 31.5 इंटू 33, 15 3 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, 945, 1049.5। आंसर क्या आ गया, 1049.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया ऑफ रेड रिंग। रेड रिंग का एरिया आ गया 1049.5। अब हमें किसका निकालना है, रेड के बाद कौन से कलर की रिंग है, ब्लू। तब हम ब्लू कलर के लिए निकालेंगे तो हम करेंगे एरिया ऑफ ब्लू रिंग इक्वल टू क्या होगा, 33 टाइम्स रेडियस ऑफ ब्लू प्लस ब्लू के संग कौन सा ऐड होगा, रेडियस ऑफ रेड जो उसके पहले वाली है, प्लस रेडियस ऑफ रेड। ठीक है, तो एरिया ऑफ ब्लू इज रेडियस ऑफ ब्लू प्लस रेडियस ऑफ रेड 33 टाइम्स रेडियस ऑफ ब्लू। रेडियस ऑफ ब्लू इज 31.5, तो 31.5 प्लस उसके पहले है 21, तो ये क्या हो गया 33 टाइम्स। दोनों को ऐड करेंगे 0.5 एज इट इज़ 52.5, तो 33 इंटू 52.5 कर लें तो 52.5 मल्टीप्लाइड बाई 33, 25 3 ज़ा 75, 5 3 ज़ा 15, 1575 क्रॉस 1732.5, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया रिंग, ब्लू रिंग का एरिया। फिर नेक्स्ट इज ब्लैक। तो एरिया ऑफ ब्लैक रिंग, तो आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ ब्लैक रिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, 33 टाइम्स रेडियस ऑफ ब्लैक, बड़ी रेडियस हो गई ब्लैक की और अंदर वाली क्या है ब्लू, प्लस रेडियस ऑफ ये ब्लैक प्लस रेडियस ऑफ ब्लू, तो 33 टाइम्स ब्लू की तो अभी हमने रखी थी, ब्लैक की थी, ब्लैक की कितनी है 42 और ब्लू की है 31.5, तो 42 प्लस 31.5, तो ये क्या हो गया 33 टाइम्स 0.5 73.5, तो 33 इंटू 73.5 कर लें, 73.5 इंटू 33 2205, फिर से यही आएगा 2205, 2425.5। आंसर क्या आ गया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका ब्लैक का आ गया। अब आपका क्या बचा है वाइट का लास्ट, तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ वाइट रिंग, एरिया ऑफ वाइट रिंग इक्वल टू 33 टाइम्स रेडियस ऑफ वाइट, वाइट के पहले क्या है रेडियस ऑफ ब्लैक। ठीक है, तो 33 टाइम्स रेडियस ऑफ वाइट इज 52.5 एंड ब्लैक की है 42, दोनों को प्लस किया तो ये क्या हो गया 0.5 2 2 4 5 4 94.5 मल्टीप्लाइड बाय 33। टू 2835 2835
3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस थिंग वेरी इजीली। हाँ, अच्छा, यदि आप ऐसे नहीं करते जो मैंने आपको ट्रिक बताई तो आप क्या करते? तो आप एक तरीका आपके पास ये था कि अब आप रेड का एरिया निकालो और उसमें से गोल्ड का एरिया माइनस करो। मतलब आप क्या करते? एरिया ऑफ रेड निकालते, एरिया ऑफ रेड कैलकुलेट करते। तो क्या होता? पाई रेडियस ऑफ रेड का स्क्वायर, दैट इज़ 22/7 इंटू रेडियस ऑफ रेड इज 21 इंटू 21, 7 3 ज़ा 21, तो 21 3 ज़ा 63 इंटू 22। 1386 है। अब इस 1386 में से हम माइनस करते 346.5। ठीक है, अब आप इसको सबट्रैक्ट करो तो आपका आएगा 1039.5। आंसर्स वही आएंगे बट कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। फिर अगला सर्कल का एरिया निकालो, उसमें से उसके पहले वाले सर्कल का एरिया माइनस करो, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये ट्रिक है जो आपका काम बड़ा आसानी से कर देगी। ऐसे भी इस बार तो 1 मार्क ही है ना, ज़्यादा मार्क्स में होता है तो भी मैंने आपको बता दिया किस तरह से प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द व्हील्स ऑफ अ कार, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 centimeter each. The wheels are of a car are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at the speed of 66 किलोमीटर पर आवर? यदि कार 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो व्हील कितना डिस्टेंस, ये व्हील है आपका कार का। अब आपको बोल रहा है कार की स्पीड गिवन है 66 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया है 10 मिनट में। हाँ, और डायमीटर दिया है, इसका डायमीटर है 80 सेंटीमीटर यूनिट्स का ध्यान रखना। आपसे पूछा है हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछे हैं। हाँ, 10 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन करेगी? आपको क्या पता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, ये 7 से पढ़ रहे हो तुम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन किसके इक्वल होता है? सरकमफरेंस के। दिस इज इक्वल टू सरकमफरेंस ऑफ व्हील। व्हील की बात हो रही है तो यहाँ व्हील लिखेंगे सर्कल की बजाय। डिस्टेंस ट्रेवल्ड 1 रिवॉल्यूशन में किसके इक्वल होता है? सरकमफरेंस के। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे निकलेंगे कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय सरकमफरेंस। तो यदि हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय सरकमफरेंस। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में 66 की स्पीड से चल करके कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, डिवाइड बाय सरकमफरेंस विच इज़ 2 पाई आर। ये निकाल लें तो हमें क्या पता चलेगा? कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए। तो सबसे पहले तो आपको क्या पता चल रहा है कि आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ये 9 से पता है और हमने लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में खूब यूज़ किया है। स्पीड क्या दी है? 66 किलोमीटर एंड दिस इज सेंटीमीटर, यूनिट शुड बी सेम। तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो मीटर में करने के लिए 1000 और मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100। ये हुआ डिस्टेंस। हाँ, ये स्पीड, ये पर आवर है और टाइम मिनट्स में, तो 1 आवर में देर आर 60 मिनट्स। ये आपका स्पीड हुआ। हाँ, और टाइम क्या है? 10 मिनट्स। ये हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स। तो बेटा आप कैलकुलेशन 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये कैंसिल हो गया, 11 इंटू 1000 इंटू 100 ऐसे ही लिख लो।
तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, बजाय इसको 11 लाख वगैरह लिखने के। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हुआ 11 इंटू 1000 इंटू 100, दिस इज इन सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। पाई क्या है 22 अपॉन का 7 का आ गया न्यूमरेटर में। डायमीटर कितना था 80, तो रेडियस क्या हो गई 40। क्लियर है। अब देखो अब कैलकुलेशन बड़े मज़े में हो जाएगी तुम्हारी। 11 2 ज़ा 22, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, 4 से कैंसिल करते हैं आपको पता है 25 आता है, 2 से इसको कैंसिल किया 50, 2 से कैंसिल किया 25, तो क्या बचा 25 इंटू 25 इंटू 7, इतने रिवॉल्यूशन है। अब 25 इंटू 25 क्या होता है 25 का स्क्वायर दैट इज 625, तो 625 मल्टीप्लाइड बाय 7, 25 7 ज़ा 175, कैरी 1 7 6 ज़ा 42 और 1 4 3 7 5, तो रिवॉल्यूशंस कितने होंगे 4375 रिवॉल्यूशन कार करेगी, कार नहीं सॉरी व्हील करेगा। यदि व्हील ऑफ द कार विल मेक 4375 रिवॉल्यूशन, तो आपकी कार 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 मिनट्स तक चलेगी। ठीक है, 10 मिनट्स चलने में इतने रिवॉल्यूशंस हो जाएंगे। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का एक्सरसाइज का, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, ये सारे क्वेश्चन बेटा 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यदि इसका पेरीमीटर और इसका एरिया दोनों की वैल्यू इक्वल हो तो इसकी रेडियस क्या होगी, देन व्हाट विल बी इट्स रेडियस। तो पेरीमीटर मतलब 2 पाई आर, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, दोनों आपस में इक्वल है तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। अभी क्या दिख रहा है पाई से तो पाई कैंसिल हो रहा है, एक आर से एक आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो रेडियस क्या आ गई 2। यदि सर्कल की रेडियस 2 सेंटीमीटर हो तो उसका पेरीमीटर दैट इज सर्कमफरेंस और एरिया इक्वल होगा, तो अगली बार ये क्वेश्चन पढ़ के कैलकुलेट करने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, सीधे आंसर आना चाहिए कि सर्कमफरेंस और एरिया यदि इक्वल है सर्कल का तो सर्कल की रेडियस क्या होना चाहिए 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसके साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज ओवर हो गई। इस चैप्टर में आपके 3 एक्सरसाइजेज है। 12.1 हो गई, छोटी सी थी, 12.2 थोड़ी बड़ी है, 12.3 काफ़ी बड़ी है, और आपका जो सिलेबस में से हटा है दैट इज़ 120 डिग्री एंगल। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम आगे जो पढ़ेंगे वो है सेक्टर एंड सेगमेंट। यदि हमने सेंटर से 2 रेडियस इस तरह से ज्वाइन कर दी तो ये जो पोर्शन मिला, जो आप केक कट करते हो या पिज़्ज़ा कट करते हो, ये पीस काट करके आप खिला देते हो या खुद खा लेते हो, तो दिस इज़ नोन एज अ सेक्टर। जो रेडियस और ये पार्ट क्या है, ये सर्कल का पार्ट है, दिस इज़ नोन एज सर्कमफ्रेंस या आर्क, इसको हम क्या कहते हैं आर्क। सर्कल का जो पार्ट है वो आर्क ऑफ द सर्कल। तो ये छोटा पोर्शन है और ये बचा हुआ एक बड़ा पोर्शन है, तो छोटे पोर्शन को हम क्या कहते हैं माइनर आर्क, और बड़े को हम क्या कहेंगे मेजर आर्क। ठीक है, और जैसे ही हमने इसमें ये 2 रेडियस बनाई और ये आपका ये एक पोर्शन कट करके अलग किया, तो इसका भी एक स्पेशल नाम है, दिस इज नोन एज माइनर सेगमेंट। सेक्टर, सेक्टर रेडियस से बना वो सेक्टर, तो ये वाला पोर्शन माइनर सेक्टर है। तो ये जो बचा हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, दिस विल बी नोन एज मेजर सेक्टर। ठीक है, तो मेजर सेक्टर आपका इस तरह का होता है, माइनर सेक्टर आपका इस तरह का होता है। अब यदि हम इसी सर्कल में, तो हमको अभी सेक्टर का एरिया, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर सबका एरिया निकालने के लिए आएगा सिलेबस में। इसी सर्कल में यदि हम इस तरह से कॉर्ड ज्वाइन कर देते, तो कॉर्ड ने भी सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, पर इसको हम क्या कहते हैं, ये माइनर ये मेजर, पर क्या सेगमेंट, दिस इज नोन एज सेगमेंट। जो कॉर्ड प्लस आर्क, सेगमेंट किससे बनता है कॉर्ड और आर्क के कॉम्बिनेशन से, कॉर्ड प्लस आर्क गिव्स यू सेगमेंट। तो माइनर कॉर्ड है, माइनर आर्क है तो माइनर सेगमेंट, और ये जो है मेजर आर्क है तो दिस विल बी नोन एज मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना, माइनर सेक्टर का एरिया निकालना, मेजर सेक्टर का एरिया निकालना, ये सब हमको नेक्स्ट पार्ट में सीखना है। फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे कि यदि भाई आपके पास एक स्क्वायर है और उसमें आपने इस तरह से कुछ सर्कल्स ड्रॉ कर दिए, तो ये रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालना। हाँ, या ट्राइंगल में हमने ऐसे सर्कल बना दिए तो ये पोर्शन का एरिया निकालना। इस तरह से कैलकुलेशंस हमारी
आएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, डेली लाइफ के आसपास घूमता है। बस आपको क्या याद रखना है कि आर्क तो पार्ट ऑफ सर्कल है, आर्क इज पार्ट ऑफ सर्कल। यदि आपके पास एक बैंगल है कांच की और वो टूट गई तो आपको बहुत सारी आर्क्स मिलेंगी, आर्क ही कहते हैं हम उसको, पर वो सर्कल का पार्ट है, ठीक है। आर्क प्लस रेडाई, हाँ प्लूरल, दो रेडियस ने मिलकर के बनाया तो वो क्या बनेगा, सेक्टर। छोटा है तो माइनर सेक्टर, बड़ा है तो मेजर सेक्टर। दूसरा आर्क प्लस आपका कॉर्ड, यदि दूसरा ज्वाइन करने वाली चीज़ इस कॉर्ड तो आर्क प्लस कॉर्ड विल गिव यू सेगमेंट। हाँ, छोटा है तो माइनर सेगमेंट, बड़ा है तो मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो अब हम यहाँ पर एरिया निकालने के लिए करेंगे क्या, तो हम ये समझें कि यदि हमने ये इन दोनों के बीच में, दोनों रेडियस के बीच में कुछ तो एंगल बना है, हाँ दिस एंगल, तो इसी एंगल की बात हो रही थी कि ये 120 हो तो वो आउट ऑफ सिलेबस है। तो ये एंगल आपका क्या होगा, या तो ये होगा बेटा 60 डिग्री या ये आपका होगा 90 डिग्री। ये एंगल जो है दिस कैन बी आइदर 60 डिग्री और 90 डिग्री। उसके अलावा 45 भी हो सकता है, 45, 60, 90 आपकी वही वैल्यूज़ होती है, इनफैक्ट कुछ भी हो सकती है, पर 120 वाली नहीं होगी क्योंकि उसमें हमको अलग कंसेप्ट लगाना पड़ता है। तो ये आपका 60 डिग्री यदि है तो हमारा एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ सर्कल था पाई आर स्क्वायर। तो ये इतना ही पार्ट है सर्कल का, पूरे पार्ट में से हम सिर्फ इतना पार्ट ले पा रहे हैं। तो इस एंगल को, अननोन एंगल को हमने बोला एज यूजुअल थीटा। तो थीटा पार्ट आउट ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360। तो थीटा अपॉन 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला हो गया, एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का, सॉरी सेक्टर माइनर सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और जैसे ही आपने इस एंगल को बोला थीटा तो ये पूरा एंगल 360 था, इधर वाला एंगल क्या बचा, 360 माइनस थीटा। तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालना हो, ये माइनर सेक्टर का है, मेजर का हो तो हम 360 माइनस थीटा एंगल रखेंगे, बाकी सेम अपॉन 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। दिस इज योर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अच्छा, अब हमें यदि एरिया निकालना है किसका, सेगमेंट का, तो यदि हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है कि हमको ये सेगमेंट है इसका एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको यूं सेंटर से ज्वाइन कर दें दोनों एंड पॉइंट्स को। तो ये आपका ऑब्वियसली क्या बन गया, सेक्टर। अब इस सेक्टर के एरिया में से यदि हम इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमें किसका एरिया मिलेगा, सेगमेंट का। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल इसमें आती है प्रॉब्लम, सेगमेंट में 120 के अलावा 120 हो तो यदि हमारा ये एंगल 60 डिग्री है तो ट्राइंगल क्या बना, ये दोनों रेडियस है ना, ये आपकी बाकी की दोनों तो रेडियस है, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो बेटा ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये एंगल इक्वल है, बीच का 60 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से बाकी भी 60 आएंगे। ट्राइंगल क्या बन जाएगा, ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए किसके इक्वल है, रेडियस के, तो √3/4 आर स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में एरिया आपका क्या होगा, √3/4 आर स्क्वायर। अब यदि आपको एंगल दे दिया कि एंगल तो 90 डिग्री है, कि ये एंगल 90 है, तो बेटा ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो एरिया क्या होगा, हाफ आर इंटू आर। तब एरिया क्या हो गया, हाफ आर स्क्वायर। तो सेक्टर का एरिया तो वैसे ही निकलेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसमें से यदि ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो √3/4 आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा। ट्राइंगल आपका राइट ट्राइंगल है तो हाफ आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा। क्लियर। और यदि आपको बोला है कि कॉर्ड जो है वो रेडियस के इक्वल है, क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस, तब भी ट्राइंगल क्या हो गया, इक्विलेटरल। तो
तो एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो गया 60 डिग्री, और एंगल एरिया क्या हो गया √3/4r²। तो सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल जैसा भी हो उसको माइनस कर देंगे तो ये सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। और मेजर सेगमेंट का निकालना है तो पूरे सर्कल में से इस सेगमेंट का एरिया माइनस कर दें तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, बड़े इजी से फॉर्मूले हैं और सिर्फ अप्लाई करना है और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशंस थोड़ी सी आएंगी, कुछ टफ भी होंगे, कुछ इजी भी होंगे। विल कीप ऑन डिस्कसिंग द ट्रिक्स, बट सिंपल कंसेप्ट है। तो कल मिलते हैं विथ एरिया ऑफ मेजर, माइनर, सेक्टर, सेगमेंट। ठीक है, इंजॉय एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। थैंक यू।